इस समय सरकार है वो हिंदूवादी मानसिकता की, यूं कहो हिंदू नाम एक दिया जा रहा है, बल्कि वो मनुस्मृति को लागू करने वाली मानसिकता की जो है सरकार है। ये जो वो करना चाहते हैं कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस संविधान को कैसे खत्म किया जाए वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। न केवल संविधान को खत्म कर रहे हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार अपमान कर रहे हो आप। तो ये जो सारे काम करी चली जा रही है ये सरकार, ये संविधान को खत्म करने के काम करे। संविधान कमजोर नहीं है, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप एमपी बोलते हो वो बिके हुए लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं। मैं बहुत खुल के कह रहा हूं ये बात। में बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, फिर भी राज्यसभा से पास हो जा रहा। इसका मतलब जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो एमपी हैं, वो लोग बेईमान हैं, वो लोग नकारा हैं। उनका देश की जनता से, देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बैलेट पेपर एक अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, सामान्य व्यक्ति भी होगा, उसे मालूम है कि मुझे किस व्यक्ति को, किस पार्टी को वोट देनी है, उसी पर ठप्पा लगाता है, उसकी वोट उसी को जाती है। बहुत सिंपल सा है। बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंको, न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों में भी जहां भी है पूरी तरह से उखाड़ के फेंको। अगर आप 2022 के अंत तक ये काम नहीं कर सके, आप 2024 में करने के लायक ही नहीं रहोगे और उसके बाद चुनाव भी नहीं होंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और सिंघू बॉर्डर पे मनाया जा रहा है काफ़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि संविधान बचाओ दिवस भी आज संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा था कि हम मनाएंगे। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, लागू हुआ। आज हम उनके ही संविधान की वजह से ही हम आज बोल रहे हैं। और जो केंद्र सरकार है लगातार कोई ना कोई नए ऐसे कानून ला रही है जो सीधा हम कह देते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस समय सरकार है वो हिंदूवादी मानसिकता की, यूं कहो हिंदू नाम एक दिया जा रहा है, बल्कि वो मनुस्मृति को लागू करने वाली मानसिकता की जो है सरकार है। उस सरकार के लिए मनुस्मृति और संविधान दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो संविधान है उनके उस मनुस्मृति के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस संविधान के रहते मनुस्मृति क्या ऐसे कोई भी ग्रंथ होगा कुछ काम नहीं करेगा, और उनकी जो सोच है, ये जो वो करना चाहते हैं कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस संविधान को कैसे खत्म किया जाए वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो जस्टिस वेंकट चलैया जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई थी कि इस संविधान को बदला जाए, कैसे बदला जाए, उसके लिए रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी। उसके बाद में वो लगातार इसी ताक में रहे हैं कि कैसे काम हो। अब सत्ता आई है, 7 साल हो गए उनको इस सत्ता में आए हुए, तो लगातार जो काम कर रहे हैं वो संविधान को खत्म करने वाला कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें कानूनों से, आप यूएपीए कानून देखें तो यूएपीए कानून क्या है? जैसे आप समझे रॉलेट एक्ट, जिस समय किसी को भी उठाया जबरदस्ती, बिना समन के, बिना नोटिस के, बिना वारंट के उठाया, बंद कर दिया। अब इस एक सरकार, कांग्रेस सरकार ने एक बढ़िया काम किया था कि जो आरटीआई एक्ट लेकर आई, उस आरटीआई एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया इस सरकार ने। और ये सरकार दोबारा जब आई है उसके तुरंत बाद 3 महीने में ये सारे काम उसने किए हैं कि आरटीआई एक्ट को खत्म कर दिया। दूसरा, आप किसी को भी बिना समन के, बिना नोटिस के, बिना वारंट के उठा रहे, इसका मतलब यह है कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं लोगों के, सुप्रीम कोर्ट भी जिसके विषय में लगातार कह रही है, तो आप न केवल संविधान को खत्म कर रहे हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार अपमान कर रहे हो आप। तो ये जो सारे काम करी चली जा रही है ये सरकार, ये संविधान को खत्म करने के काम करे। अब जैसे इन कानूनों की देखें तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, जो निजी मंडियों वाला कानून है, ये कानून क्या है? ये राज्य का विषय है। और जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 246 में और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है बाकायदा तरीके से, 14वीं और 28वें नंबर पर स्टेट लिस्ट में। लेकिन आपने जबरदस्ती उस संविधान में जो व्यवस्था है उसको खत्म करके और राज्य का अधिकार लेके कानून बना दिया आपने। कानून बनाने का मतलब यह हुआ कि आप जो देश का संघीय ढांचा है, क्योंकि देश का संघीय ढांचा मीन्स राज्य अपना काम करेंगे और केंद्र अपना काम करेगा, और यह संविधान का मूल ढांचा है। जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बार बार कहा है, कई जजमेंट हैं इस पर, कि जो संविधान का मूल ढांचा है जिसमें प्रीएम्बल भी है और संघीय ढांचा भी है
और न्यायपालिका और कार्यपालिका व्यवस्था पे गया, तीनों में अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग काम करती। ये सारा सब कुछ देश के संविधान में, लेकिन ये सरकार उसको लगातार खत्म कर रही है। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा संविधान इतना कमजोर है कि किसी सरकार के आने के बाद वो बदल सकता है? नहीं, संविधान कमजोर नहीं है। जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें आप एमपी बोलते हो, वो बिके हुए लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं। मैं बहुत खुल के कह रहा हूं ये बात, वो बेईमान हैं, वो बिके हुए लोग हैं, और जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। वो चुन के आते हैं जनता के नाम पर, लेकिन काम करते हैं अपनी पार्टियों के लिए, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। अगर वो आवाज उठाएं तो निश्चित रूप से संविधान को जरा भी आंच नहीं आ सकती। लेकिन आप देख रहे हैं इस सरकार में, मान लेते हैं एक बार को कि चलो आप जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी से बंधे हुए हैं, उसके खूंटे से बंधे हुए हैं आप, तो लोकसभा में इसका बीजेपी का बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। लेकिन राज्यसभा में हर बिल कैसे पास हो जा रहा है जबकि उसका बहुमत नहीं है? जो भी बिल है, जो कानून बनेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा और राष्ट्रपति के साइन होंगे तब बनेगा। लेकिन लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, फिर भी राज्यसभा से पास हो जा रहा है। इसका मतलब जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो एमपी हैं, वो लोग बेईमान हैं, वो लोग नकारा हैं, उनका देश की जनता से, देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पास हो जा रहे हैं। तो संविधान कमजोर नहीं है, संविधान को लागू करने वाले लोग बेईमान हैं, उनकी नीयत खराब है, और संविधान की रक्षा करने वाली जो संस्थाएं हैं, विशेषकर जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को भी कह सकते हैं, वो अब कमजोर हो गई हैं, या यूं कहो कि वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो एमपी हैं वो लोग भी अपना फर्ज भूलकर केवल अपने आप को बचाने में लगे हैं, और ये काम केवल बेईमान व्यक्ति कर सकता है, नकारा व्यक्ति कर सकता है, और दूसरा नहीं कर सकता। जैसे गवर्नमेंट मशीनरी की हम बात करें, जैसे उसमें एजेंसीज आ जाती हैं, ईडी, सीबीआई, सरकार उनका बहुत दुरुपयोग कर रही है, उसके इस्तेमाल करके जो एमपीज हैं या जो और भी जो ऑपोजिशन में, उनको डराती धमकाती है और अपनी तरफ खींच लेती है। उसके लिए वो क्या करना चाहिए, मतलब कि जो एजेंसियों का जो वो दुरुपयोग करिए वो बंद हो? नहीं, मैं समझता हूं कि एजेंसी का दुरुपयोग कैसे कर सकती है? अगर हम उस तरह की विचारधारा के ना हो, या उस तरह की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले ना हो, तो कोई कैसे कर सकता? मुझे डरा के देखे कोई, आपको डरा के देखे कोई। एजेंसी, टीएन शेषन भी एजेंसी में थे। जो इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में बीजेपी का गुलाम बना हुआ है, इसी इलेक्शन कमीशन में टीएन शेषन भी थे। टीएन शेषन ने इलेक्शन कमीशन को वो सम्मान दिलाया, उसकी जो पावर थी, जो उसके अधिकार थे, इस तरह से उसका सदुपयोग किया कि आज लोग इलेक्शन कमीशन को जानते हैं, उनकी वजह से जानते हैं, और उन्होंने कोई बेईमानी नहीं होने दी। लोगों के लिए जो जिम्मेदारी संविधान ने उनको सौंपी थी, बहुत खूबी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने उसको निभाया। तो मैं ये मानता हूं कि संस्थाएं चाहे जैसी भी हों, मानता हूं सरकार का प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप में अगर ईमानदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो किसी भी सरकार के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन व्यक्ति अगर बेईमान होगा, व्यक्ति अगर अयोग्य होगा, और कोई जातिवादी या सांप्रदायिक मानसिकता रखता होगा, वो बिक जाएगा, वो सरकार के तलवे चाटेगा, या वो सरकार के लिए काम करेगा। अन्यथा संविधान ने तो इनको बड़ी पावर दी है। जैसे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया है, उसको पूरी पावर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया, उसको पूरी पावर है। जैसे आप देखें ईडी को, ईडी है, लेकिन काम किसके लिए करती है? सरकार के लिए क्यों करे काम? उसे काम संविधान के लिए करना चाहिए। जैसे सीएजी है, बिल्कुल उसकी पावर अलग है। आप पूरे देश में जितना भी सरकार खर्चा करती है, जितना भी उसकी इनकम होती है, उसका लेखा जोखा दो, लेकिन नहीं करती। जब उस सवाल आता है राफेल का, तो जो ईडी, ये जो आपका सीएजी, ऐसी रिपोर्ट देता है जो आज तक कभी देखी नहीं गई है। तो ये जो सारी चीजें, मैं ये मानता हूं कि संस्थाओं से कहीं ज्यादा जो लोग हैं, उन संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारी, वो लोग कहीं ज्यादा जिम्मेदार। ईवीएम की बात करें तो ईवीएम का बहुत मुद्दा उठता है हर एक इलेक्शन के बाद कि ईवीएम को दोबारा बैलेट पेपर के तरह से बदलना चाहिए। तो कैसे, मतलब अगर हम कोई जुडिशरी का सहारा ले, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल? जुडिशरी तो आज की तारीख में ईवीएम के विषय में सुन ही नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि एक संस्था जिसमें हम जाके बता सकते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं, तो किसको सुनाएं? उसके लिए केवल यही रह जाता कि जन आंदोलन किया जाए। ईवीएम तभी हट सकती है जब जन आंदोलन होगा, और इसका बहुत एक सीधा सा है। आप हैं, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, आपके साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, या कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन और मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करते? नहीं जानते ना। तो जो एक व्यवस्था आपने लागू कर रखी है, देश के 99% लोग उसके विषय में जानते नहीं वो कैसे काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट जब मानती है कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकता, संभव नहीं है, तो क्यों आपने कर रखी है? इसी आधार पर हट जाना चाहिए।
लेकिन इसके तो कई आधार हैं, उसके बावजूद नहीं हटे और सुप्रीम कोर्ट जब सुनने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। तो केवल एक रास्ता है, जन आंदोलन, और जन आंदोलन किया जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ईवीएम के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन खड़ा करने की, ताकि ये खत्म हो। और बैलेट पेपर एक अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, सामान्य व्यक्ति भी होगा, उसे मालूम है कि मुझे किस व्यक्ति को, किस पार्टी को वोट देनी है, उसी पर ठप्पा लगाता है, उसकी वोट उसी को जाती है। बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात करें थोड़ी ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन कहती है कि अगर 2024 में फिर एक बार बीजेपी आती है तो अगली बार इलेक्शंस ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं, खत्म हो जाए। 2024 तो बहुत दूर की बात है। अगर 2022 तक बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया, 2024 में इलेक्शन नहीं होगा। किस भ्रम में लोग रह रहे हैं? 2024 में ही इलेक्शन नहीं होगा, 2024 के बाद की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लोगों को देखना यह है कि किस तरह से हम लोग सारे इकट्ठे होकर, मैं कहता हूं इस किसान आंदोलन में हर किसी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि इन कृषि कानूनों ने पूरे देश को तबाह कर दिया। इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, इस देश के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनको, किसानों को, बेरोजगारों को, सबको तबाह करने वाला ये कानून। सब लोगों को इकट्ठा होकर आना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, उनको इसमें जुड़ना चाहिए और सबको जुड़ के एक ही टारगेट रखना चाहिए, या तो सरकार वापस ले ले कानून, नहीं तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंको। न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों में भी जहां भी है पूरी तरह से उखाड़ के फेंको। अगर आप 2022 के अंत तक ये काम नहीं कर सके, आप 2024 में करने के लायक ही नहीं रहोगे और उसके बाद चुनाव भी नहीं होंगे। 2024 में ही चुनाव नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जिनके साथ हमने बात की है कि कैसे आज संविधान बचाओ दिवस सिंघू बॉर्डर पे मनाया जा रहा है और कैसे जो केंद्र सरकार है वो संविधान की उल्लंघना कर रही है। तो और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े कैमरा पर्सन जगरूप सिंह के साथ सनमजीत सिंह भल्ला, दिल्ली।